जिनज़ाद किस्त नंबर 13। निंदा ने दीवार की जड़ में मौजूद एक पत्थर दबाया तो गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ दीवार के ऐन दरमियान में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। हम दोनों इस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो गए। आगे एक सुरंग थी जो हाथों से तराशी गई थी। इस सुरंग का इख्तिताम एक बहुत छोटे से गारनुमा कमरे पर हुआ, जहाँ किसी तरफ से हवा का गुज़र ना होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। निंदा के बताई हुई दीवार के साथ एक काफ़ी बड़ा चौकोर पत्थर मौजूद था, जो तकरीबन 3 फुट के करीब ऊंचा था। इस पत्थर से मज़ीद 4-5 फुट ऊपर दीवार में एक 2-2.5 फुट बड़ा गोल पत्थर निस्ब था, जिसके ऐन दरमियान में एक सुराख मौजूद था। टोमागा, मैं सिर्फ तजर्बाती तौर पर माजी में जाना चाहता हूँ। तुम चंद मिनट बाद इस लिंक को वापस निकाल लेना तो मेरा जिस्म वापस पलट आएगा। ठीक है निंदा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। निंदा लिंक को हाथ में थामे इस पत्थर पर चढ़ गया। कुछ पढ़ कर जैसे ही इसने लिंक को इस गोल पत्थर के सुराख में जड़ तक दाखिल किया, एक बिजली कूदने जैसी आवाज़ गूंजी और निंदा का जिस्म जैसे पहले सफ़ेद लहरों की सूरत हुआ, उसके बाद वो लहरें इस चक्करदार पत्थर से टकराईं और गायब हो गईं। अगर मैं अपनी आंखों से ये ना देखता तो शायद कभी यकीन ना कर पाता। निंदा का जिस्म इस पत्थर पर से लहरें बनकर गायब हो चुका था। अगले चंद मिनट में मैंने बेचैनी से टहलते हुए गुजारे। आखिरकार मैं इस पत्थर पर चढ़ गया और लिंक का पिछला सिरा थाम कर उसे वापस खींच लिया। लिंक को बाहर निकाल कर मैं पत्थर से नीचे कूद गया। जैसे ही मैंने लिंक बाहर निकाला, वही बिजली के कूदने की आवाज़ गूंजी। इस पत्थर पर लहरें सी नजर आईं और अगले ही लम्हे निंदा का जिस्म इस पत्थर पर नजर आने आया। मैंने आगे बढ़कर निंदा को थाम लिया, जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था और इसके होंठ नीले पड़ चुके थे। इसके चमड़े के लिबास पर भी जाबजा बर्फ़ नज़र आ रही थी। मैंने निंदा को ज़मीन पर लिटा दिया और इसके हाथ पाँव की मालिश करने लगा। निंदा की सांस उखड़ रही थी और वह बेहोशी की कैफियत में था। अगला 1 घंटा निंदा को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में गुजरा। गार में मौजूद चकमाक पत्थर की मदद से मैं खुश्क घास फूस और लकड़ियाँ जलाकर इसके जिस्म का दर्जा हरारत नार्मल करने में कामयाब हुआ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि निंदा के साथ क्या हुआ है। इस लिंक और यूनी की मदद से वो किस इलाके और किस दौर में पहुंचा था, जहाँ इतनी शदीद बर्फ़ और ठंड मौजूद थी, जिसने निंदा का ये हाल कर दिया था। मेरे दिमाग में उठने वाले तमाम सवालात के जवाबात निंदा ही दे सकता था, जो अभी तक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। निंदा की सांस बहाल हो चुकी थी, मगर बेहोशी ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने वक्त गुजारी के लिए लिंक थाम लिया। ये 1 फुट का पत्थर का बना लिंक था, जो 4-5 इंच मोटा था। इसकी एक तरफ सिंसकरत में कुछ तहरीर थी और निचली तरफ एक जैसे फासले से ऊपर से नीचे तक छोटी छोटी लकीरें लगी हुई थी। मैंने गिनती की तो इन लकीरों की कुल तादाद 18 थी। मुझे इन लकीरों की वजह समझ नहीं आई। लिंग पर इन लकीरों और संस्कृत की इस इबारत के सिवा कुछ नहीं था। मैंने उसे एक तरफ रख दिया। निंदा को होश में लाने के सारे जतन मैं कर चुका था, अब सिर्फ इसके होश में आने का इंतज़ार कर सकता था। अचानक गार के दहाने की तरफ शोर शराबे और जंगलियों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। यकीनन ये इसी नाकबीले के जंगली थे, जो आखिरकार गार तक पहुँच गए थे। मेरा दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। मैं उठकर खुफिया कमरे के दरवाजे की तरफ भागा, जो अब तक खुला हुआ था। निंदा मुझे इसके बंद करने का तरीका बता चुका था, मगर हमने घुटन की वजह से उसे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मगर अब जंगलियों की आमद की वजह से उसे फ़ौरन बंद करना लाज़मी हो गया था। निंदा बेहोश था और ये कमरा जाने कितनी सदियों से खुफिया था, और ये राज निंदा की अमानत था। मैंने दरवाजे को बराबर दीवार में लगा एक कड़ा खींचा तो गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा वापस अपनी जगह आ गया। मुझे बस एक डर था, कहीं गिड़गिड़ाहट की आवाज़ जंगलियों ने ना सुन ली हो। जंगलियों के लिए खुफिया रास्ता तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था, और सामने वाली गार में ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिसकी फ़िक्र की जाती।
सिर्फ गार में निंदा की गैर मौजूदगी मसले का बास बन सकती थी, मगर मुझे ये भी इल्म नहीं था कि निंदा किस गार में रहाइश जंगलियों के इल्म में है भी या नहीं। दरवाज़ा बंद होने के बाद आवाज़ें तकरीबन बंद हो चुकी थीं। मैं वापस निंदा के पास आकर बैठ गया, जो अब कसमसा रहा था। यकीनन उसे होश आ रहा था। कुछ देर बाद जब निंदा के हवास बहाल हुए, तो मैंने इससे इस तजर्बे के हवाले से सवाल किया। नाकाबिले यकीन टोमागा, अगरचे मैं मरते मरते बचा हूँ, मगर मेरी इतने बरस की तपस्या रंग लाई और मैं माजी में जाने में कामयाब रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं किस दौर में पहुँचा हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दर्जा हरारत हद से भी ज़्यादा कम था और मुख्तसर लिबास में शायद मज़ीद कुछ मिनट रहता वहाँ तो जान से हाथ धो बैठता। यानी तुम अंदाज़ा नहीं कर पाए कि किस जगह पहुँचे हो और किस दौर में। मैंने निंदा से पूछा। नहीं टोमागा, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ और धुंध की चादर फैली हुई थी बस। मैंने साइड पर पड़ा लिंग उठाकर निंदा की तरफ बढ़ाया। तुमने इस पर लिखी इबारत के बारे में तो बता दिया, मगर इन लकीरों का क्या मकसद है? मुझे पहले शक था, मगर अब यकीन हो गया है। हर लकीर 1000 साल को ज़ाहिर करती है। यह कुल 18 लकीरें हैं। इसका मतलब ये है कि मैं माजी में 18,000 साल पहले के दौर में गया था। और ये बात इसलिए दुरुस्त लगती है कि इंसानी तहज़ीब का आखिरी बर्फ़ानी दौर तकरीबन 11,000 साल पहले ख़त्म हुआ था। इससे पहले हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अगर मैं दुरुस्त हूँ, तो पूरा लिंग यूनी में डालने के बजाय अगर सिर्फ पहली लकीर तक डाला जाए, तो 1000 साल पीछे जाया जा सकता है। जितनी लकीरें बढ़ती जाएंगी, हर लकीर पर 1000 साल का इजाफा होता जाएगा। ठीक है निंदा, मैंने इसकी बात सुनकर कहा। तुम्हें मेरी जो मदद चाहिए थी, मैंने कर दी। अगर मेरा जाना ज़रूरी ना होता, तो मैं रुकता और इस तजुर्बे का हिस्सा बनता और तुम्हारा साथ देता, मगर कुछ ऐसे मामलात हैं जिन्हें मैं टाल नहीं सकता। इसलिए टोमागा, प्लीज़ चंद दिन तो रुक जाओ। निंदा ने मेरी बात काट कर कहा। मेरे लिए इस जंगल में किसी काबिले भरोसा शख्स को तलाश करना मुमकिन नहीं है, और इस राज में किसी को शरीक करना और भी मुश्किल है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर सिर्फ चंद दिन और रुक जाओ। निंदा ने इल्तिजाई नज़रों से मेरी तरफ देखा। चंद दिन नहीं निंदा, मैं पहले ही बहुत दिन ज़ाया कर चुका हूँ। तुम्हारी खातर सिर्फ एक दिन, कल का दिन और रात में रुक जाता हूँ, मगर परसों सुबह हर सूरत रुखसत हो जाऊँगा। मेरी बात सुनकर निंदा का मुंह लटक गया, मगर इसने मज़ीद कोई बात नहीं कही। अच्छा, मेरी तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई है। मैं एक और बार इस तजुर्बे को आज़माना चाहता हूँ। इसके बाद तुम आराम कर सकते हो। निंदा ने उम्मीद से मुझे देखा। ठीक है, मैंने रज़ामंदी से सर हिला दिया। निंदा के चेहरे पर खुशी के तासरात नमूदार हो गए। देखो, लिंग का ऊपरी सिरा छोड़कर 2 इंच बाद से लकीरें शुरू हो रही हैं। इस बार मैं सिर्फ एक लकीर तक ही लिंग को अंदर दाखिल करूँगा। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हुआ, तो मैं सिर्फ 1000 साल ही पीछे जाऊँगा। ठीक है निंदा। मेरी रज़ामंदी पाकर निंदा उठा और दोबारा इस पत्थर पर चढ़ गया। चंद लम्हों बाद निंदा ने लिंग को सुराख में डाल दिया। बिजली गूंजने की आवाज़ के साथ ही निंदा का जिस्म लहरें बनकर गायब हो गया। मैं निंदा के गायब होने के बाद वक्त गुजारी के लिए गार में टहलने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे बहुत से जंगली इस दीवार के पास मौजूद हैं जिसमें दरवाज़ा था, क्योंकि इनके शोर की आवाज़ें वाज़े मुझ तक पहुँच रही थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, अचानक अनहोनी हो गई। जंगलियों ने शायद इस पत्थर को दबा दिया था जिससे दरवाज़ा खुलता था। गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलने लगा और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जंगली बैरोनी गार से जा चुके थे और बहुत देर गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने निंदा से ज़िक्र करने या इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मगर मेरा अंदाज़ा गलत था और इसका नतीजा भयानक निकला था। यानी जंगली यकीनी तौर पर मुझे गिरफ़्तार करके ले जाते। इसके बाद क्या हालात होते, कुछ नहीं कहा जा सकता था।
निंदा मौजूद होता तो शायद वो इन जंगलियों को संभाल लेता, मगर अब इसका चांस भी नहीं था। मैंने सारे रास्ते बंद पाकर अपने ज़ेरे जामे में महफूज नागमणि निकाल कर पलक झपकते मुंह में रखी और अगले ही लम्हे तसव्वुर करते ही मैं सांप के रूप में आ गया। मैं जानता था जंगली नाग की पूजा करते हैं, इसलिए मुझे नुकसान पहुंचने का कोई सवाल नहीं था, मगर सांप का रूप अख्तियार करना एक अजीबो-गरीब और नाकाबिले यकीन तजुर्बा था। दरवाज़ा अब खुल चुका था और 8-9 जंगली अंदर दाखिल हो चुके थे। मैंने एक ज़ोरदार फनकार मारी और फन काढ़कर खड़ा हो गया। सांप के रूप में मेरी सोच और दिमाग बिल्कुल आम इंसानों और जिन्नों की तरह थी, मगर मेरा बदन सांप का था और मैं बोलने से कासर था। फनकार सुनकर जंगली ठटक कर रह गए और अगले ही लम्हे खौफज़दा अंदाज में सजदे में गिर गए। मेरे लिए यहाँ से निकलना ही मुनासिब था, इसलिए मैं बल खाता हुआ बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जंगली मुझे जाता देखकर पुरस्कून हो गए थे और हैरानगी से चारों तरफ देख रहे थे। पूरी गार में सिर्फ दीवार में मौजूद यूनी और इसमें गड़ा हुआ लिंग ही काबिले ज़िक्र थे। इसके अलावा वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। अगर निंदा लिंग को यूनी में पिछली बार की तरह पूरा दाखिल कर देता तो शायद जंगलियों की नज़र में ना आता, मगर इसने तजर्बाती तौर पर सिर्फ 1-2 इंच ही दाखिल किया था, जिसकी वजह से वो दीवार में एक मोटे कील की शक्ल में नज़र आ रहा था। जंगली इसकी तरफ बढ़े और इनमें से एक शख्स पत्थर पर चढ़ गया। मैं अब दरवाजे के काफ़ी नज़दीक था। तमाम जंगली इस लिंग की तरफ मतवज्जा थे। पत्थर पर चढ़ने वाले जंगली ने लिंग को थाम लिया था। किसी भी लम्हे वो उसे बाहर खींचता और निंदा का जिस्म वापस आ जाता, मगर लाजमी नहीं जैसा सोचा जाए वैसा हो भी जाए। पत्थर पर मौजूद जंगली लिंग थामे शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि इसका यहाँ गाड़े जाने का मकसद क्या है, या शायद कुछ और, मगर उसे चंद लम्हे लग गए। पत्थर से नीचे मौजूद एक और जंगली ने जल्दबाजी में इस पत्थर पर चढ़ने की कोशिश की। पत्थर की चौड़ाई इतनी नहीं थी कि इस पर 2 आदमी आसानी से खड़े हो सकते। नतीजतन पहले से मौजूद जंगली जिसने लिंग को थामा हुआ था, धक्का लगने से इसका तवाज़न बिगड़ गया। इसने खुद को संभालने के लिए लिंग का सहारा लिया, जिससे इसके जिस्म का वज़न लिंग पर आ गया। बजाय बाहर निकलने के वो लिंग टूटकर इस जंगली के हाथ में आ गया। ये नाकाबिले यकीन बात थी। वो लिंग पत्थर का था और कम से कम 4 इंच से ज़्यादा मोटा था, मगर शायद किसी ऐसे रुख से इस पर वज़न पड़ा था कि वो टूट गया। दोनों जंगली पत्थर से नीचे गिर पड़े। लिंग के टूटते ही खौफनाक गिड़गिड़ाहट और बिजली कूदने की आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं तेज़ी से दरवाज़ा पार कर गया क्योंकि वो गार टूट रही थी। मैंने नागमणि मुंह से उगल दी और इंसानी रूप में आ गया। तमाम जंगली अंदरूनी गार में थे और वो गार मनहदम हो रही थी। मैं अपनी पूरी जान से बाहर की तरफ भागा। जंगलियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर इन्हें इतनी मोहलत नहीं मिल सकी और वो पत्थरों में दफन हो गए। अंदरूनी गार मुनहदिम होने के बाद अब बैरूनी गार की छत में भी दरारें पड़ रही थी और बड़े बड़े पत्थर टूटकर ज़मीन पर गिर रहे थे। मैं गार से बाहर निकल गया और भागता हुआ इससे दूर हट गया। चंद लम्हों में ही इस गार की जगह अब पत्थरों का ढेर रह गया था और वो गार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। निंदा अपने तजर्बे की भेंट चढ़कर माजी में खो चुका था। वो लिंग जो माजी में जाने का रास्ता था, इन जंगलियों की वजह से टूट गया था, जिसके नतीजे वो सारा गार तबाह हो गया था और सारे जंगली भी इन पत्थरों के नीचे दफन हो गए थे। मेरी किस्मत शायद अच्छी थी कि मुझे वक्त पर नागमणि का इस्तेमाल सूझ गया था और मैं इसे इस्तेमाल करके वहाँ से निकल आया था। मैंने नागमणि को चूमकर वापस ज़ेर जामे में महफूज कर लिया। मुझे निंदा का अफसोस था, इसने मेरी मदद की थी, मगर जो हो चुका था अब उसे पलटा नहीं जा सकता था। मैंने बोझल कदमों से वापसी का रुख अख्तियार किया। अगले कई दिन मुझे जंगल में भटकते गुजर गए। कई बार मैं रास्ता भूला, कई जानवरों से नबर्द आजमा हुआ, मगर आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। ये वो जगह नहीं थी जहाँ से मैं जंगल में दाखिल हुआ था, मगर मेरे लिए यही अहम था कि मैं जंगल की हदूद से बाहर निकल आऊँ ताकि मेरी शक्तियाँ वापस मिल सकें।
जंगल से बाहर आते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने नया जन्म लिया हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को नादीदा करके हवा में परवाज़ करने लगा। मेरा रुख बाबा की गार की तरफ था। फितरत से छेड़छाड़ इंसानों को हमेशा मसाइल से दो-चार करती है, और यही निंदा के साथ भी हुआ। मुझे इसका अफ़सोस ज़रूर था, मगर निंदा ने यह रास्ता खुद चुना था। अगर मेरा अख्तियार होता तो मैं ज़रूर निंदा की मदद करता, हत्ता कि गार मुनहदिम हो जाने के बाद भी मैं हार न मानता। मगर लिंग टूटने के बाद निंदा के वापसी के इम्कानात अमलन सिफ़र हो गए थे। ऐसे में मेरे लिए वापस लौट आना ही बेहतर चॉइस थी। जंगल से बाहर आने के बाद मैंने विच डॉक्टर वाला रूप अख्तियार ख़त्म कर दिया था और इस वक्त हवा में उड़ता हुआ बाबा की गार की तरफ जा रहा था। हवा में उड़ना भी बहुत अजीब तजुर्बा होता है। बुलंदी पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। फ़ज़ा में अपने जिस्म को कंट्रोल करना और तवाज़ुन रखना मुश्किल काम होता है। मुख्तलिफ सोचों में गुम आखिरकार मैं वापस कोहे अरारात की चोटी पर पहुंचा और अपनी ताकतों से काम लेकर बर्फ़ हटाकर बाबा की गार तक पहुंच गया। हैरत अंगेज़ तौर पर बाबा इसी पत्थर पर योगा के आसन में मौजूद थे। मैं बाबा के सामने पहुंचकर दो जानों होकर बैठ गया। आ गए तुम शशीन? बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी बाबा, मैंने हाथ में थामा नागमणि एहतराम के साथ इनकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे खुशी है तुम कामयाब रहे, मगर अफ़सोस है तुम्हारा दोस्त माज़ी में खो गया। मैंने बाबा की तरफ देखा। यकीनन वो अपनी ताकतों से काम लेकर मेरे हालात से वाक़फ़ रह रहे थे। जी बाबा, मुझे निंदा का अफ़सोस है, मगर मैं समझ नहीं पाया लिंग और योनि की मदद से माज़ी का सफ़र, फिर निंदा का वहाँ खो जाना। क्या निंदा किसी तरीके से वापस नहीं आ सकता माज़ी से? हाँ शाशीन, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अक़ल से मावरा है। वो सब जादू से मुमकिन हुआ था, नायाब चीज़ थी वो। तुमने देखा था वो गोल पत्थर नमा यूनी का साइज़ बहुत छोटा था, जिससे दीवार से उतार भी लेते और लिंग इसमें दाखिल करते तो भी वो काम करता। वो लिंग अब बेकार हो चुका। इसकी मदद से तुम्हारे दोस्त को वापस लाना मुमकिन नहीं है। हाँ, मगर एक तरीका है जिसकी मदद से वो वापस आ सकता है, अगर वो तब तक माज़ी में ज़िंदा रह सका जब तुम अपना दूसरा काम ख़त्म कर लोगे, यानी जल परियों से मिलन का। तब वापस आने के बाद तुम्हें निंदा को माज़ी से हाल में लाने के लिए कोशिश करने की इजाज़त होगी, मगर इसकी तफ़सील तुम्हें बाद में बताऊँगा। बाबा, ज़िंदा रहने से क्या मतलब है? क्या निंदा वहाँ मर भी सकता है? हाँ, इसने जब लिंग योनि में दाखिल किया था तो निंदा 1000 साल कबल माज़ी में चला गया था। इस दौर में वो अपने मादी जिस्म के साथ गया है। वहाँ किसी भी वजह से इसकी मौत हो सकती है। और मगर कैसे बाबा? मैंने हैरत से इनकी बात काट दी। अगर निंदा माज़ी में है तो वहाँ कैसे मर सकता है? वो जब कि वो हाल में मौजूद था। शाशीन, तुम्हारी हर बात का जवाब वापस आने के बाद। इस वक़्त इन सब बातों से अहम तुम्हारा समुंदर की गहराई में सफ़र है, जहाँ तुम जल परियों के कबीले तक जाओगे। जब तुम अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से वापस आओगे तो तुम्हें सब सवालों के जवाब मिल जाएँगे। ठीक है बाबा, मैंने सर झुका दिया। मुझे अब क्या करना होगा? लाखों साल कबल जब जलपरियां समुंदर में वजूद में आईं, तब इनका जोड़ा यानी जलमांस भी इनके साथ ही वजूद में आए थे। जलमांस? बाबा की बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मुझे अब तक जलपरियों की बात ही हजम नहीं हुई थी और बाबा जलमांस का बता रहे थे। हाँ शाशीन, ये जलपरी का नर होता है। इसका ऊपरी जिस्म इंसान का और निचला धड़ मछली का होता है। जलमांस दरियाई मखलूक थी और जलपरी समुद्री। शुरू में दोनों मखलूकात का मिलन हुआ। क्योंकि दरिया समुद्र में गिरते हैं, इसलिए दोनों मखलूकात का एक दूसरे से सामना हुआ और मिलन मुमकिन हुआ। मगर जलमांस से मिलन के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे जलमांस भी हो सकते हैं और जलपरी भी, बिल्कुल इंसानों की तरह नर और मादा। मगर अगर जलपरी खुद से हामला हो तो बस सिर्फ जलपरी ही पैदा हो सकती है। जलमांसों और जलपरियों के मिलन के वाक़यात बहुत कम रहे, इसलिए दुनिया से जलमांसों की नस्ल मादूम हो गई।
अब दुनिया में कोई भी जलमांस मौजूद नहीं है मगर तुम। बाबा ने मेरी आंखों में देखा। तुम जलमांस के रूप में ही जलपरियों के कबीले तक जा सकते हो। किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना मुमकिन नहीं, ना ही वो समुद्र में बिना सांस लिए रह सकता है। दूसरा, जलपरियां इंसानी हैसियत में तुम्हें इंसानी आसानी से कबूल नहीं करेंगी, इसलिए तुम जलमांस के रूप में इनके कबीले तक जाओगे। इसके बाद हालात के मुताबिक तुम खुद आगे का फैसला कर सकते हो। मगर बाबा, मैं जलमांस कैसे बन सकता हूँ? मैंने हैरानगी से पूछा। नागमणि। बाबा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। नागमणि। मैंने हैरानगी से बाबा की तरफ देखा। मेरे इल्म के मुताबिक तो नागमणि से सिर्फ सांप का रूप अपनाया जा सकता है। तुम्हारा इल्म महदूद है शाशीन। अगर नागमणि को मुंह में रख कर नाग का रूप धारने का तस्वुर किया जाए तो इंसान या जिन नाग या नागन का रूप अपना सकते हैं। मगर नागमणि का एक मंत्र भी है। नागमणि को हाथ में रख कर अगर इस मंत्र को पढ़ा जाए तो किसी भी जानदार का रूप अपनाया जा सकता है। बाबा ने वजाहत की। तो मैं जलमांस के रूप में जलपरियों के कबीले में पहुंचूंगा। हाँ शाशीन, मगर इससे पहले तुम्हें अपने जिस्म पर मौजूद बाल ख़त्म करने होंगे। बाल ख़त्म करने होंगे? क्या मतलब बाबा? मैंने हैरान होकर पूछा। जलमांस के जिस्म पर बाल नहीं होते, और ख़ास तौर पर नाभ से नीचे के बाल, जो जलपरियां पसंद नहीं करतीं। अगर तुम जलमांस का रूप अपनाओगे तो तुम्हें इनसे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आपका हुक्म। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? किक्कर के दरख्त की फलियों और अखरोट के छिलकों के इस्तेमाल से गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। तुम सबसे पहले इनसे छुटकारा हासिल करो। इसके बाद शुमाल की तरफ एक रात की मुसाफत पर एक जज़ीरा है। तुम्हें इस जज़ीरे के पास समुंदर में उतरना है। इसके बाद बाबा ने मुझे बालों से छुटकारे का तरीका और नागमणि इस्तेमाल करने का मंत्र बताया और रवाना होने का हुक्म दिया। मैं बाबा से इस जज़ीरे की जगह के बारे में अच्छी तरह समझ चुका था, ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। इस जज़ीरे की सबसे बड़ी पहचान ये थी कि फ़ज़ा में देखने से वो दिल की तरह नज़र आता था। यानी इसकी कुदरती साख़त ऐसी थी जैसे समुंदर में दिल बना हुआ हो। इस निशानी की मदद से मैं आसानी से इस जज़ीरे को तलाश कर सकता था। मगर इससे पहले मुझे कीकर की फलियाँ और अखरोट के छिलकों का इंतज़ाम करना था। मैं बाबा से इजाज़त लेकर रुखसत हो गया। मेरा इरादा था कि इस जज़ीरे पर पहुँचकर ही बालों से छुटकारा हासिल करूँ और नागमणि का मंत्र सिद्ध करूँ। नागमणि के मंत्र को इस्तेमाल करने के लिए मुझे 3 दिन इसका जाप करना था। इसी दौरान मैं बालों वाला मसला भी हल कर लेता। फलियों और छिलकों का इंतज़ाम करके मैंने बाबा की बताई हुई सिमत पर परवाज़ शुरू कर दी। ये शाम का वक़्त था और बाबा के मुताबिक अलीउल सुबह मैं इस जज़ीरे तक पहुँच पाता। ये सफ़र बहुत तवील था और रास्ते में समुंदर, यानी दौरान सफ़र मैं कहीं रास्ते में रुक नहीं सकता था। मेरी ज़िंदगी भी अजीब थी। हज़ारों साल गुज़र गए थे। सैकड़ों लोग मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने और वक़्त की गिर्द में खो गए। तवील ज़िंदगी नेमत के बजाय ज़हमत होती है, ख़ासकर जब आप अपने प्यारों को खो दें और तन्हा रह जाएँ। मैंने ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त इंसानों के दरमियान गुज़ारा था और इंसानों की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए मैंने बहुत से लोगों को खो दिया था। अब मैं अपने कबीले में वापस गया था, तो हमारी बका का मामला खड़ा हो गया था। बाबा से किए हुए ओहद की पासदारी के लिए मुझे इन मरहलों से गुज़रना पड़ रहा था, मगर बाबा ना भी होते तब भी अपनी नस्ल की बका के लिए मुझसे जो हो सकता ज़रूर करता। जज़ीरे तक का सफ़र बेहद थका देने वाला और अकता देने वाला था। मैं मुख्तलिफ़ सोचों में गुम माज़ी को याद करता रहा। आखिरकार जब सूरज की किरणें नमूदार हुईं तो मुझे दूर से जज़ीरे के आसार नज़र आने लगे। ये बहुत छोटा-सा दरख्तों में घिरा हुआ जज़ीरा था, जिसके चारों तरफ से समुंदर था। मैं जज़ीरे पर उतरा तो थक कर चूर हो चुका था।
मैंने एक मुनासिब जगह तलाश की और घने दरख्त के नीचे लेटकर आँखें मूंद लीं। मेरा इरादा था कि कुछ देर सोने के बाद मैं अपने काम निपटाऊँगा। नहीं जानता सोते हुए कितनी देर गुज़री थी कि अचानक मुझे अपने जिस्म पर वज़न महसूस हुआ। मैंने आँखें खोलीं तो दिल धक से रह गया। इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।